नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 22 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चाइनीज गुड्स, फोकस एरियाज फॉर प्राइम मिनिस्टर, आईसीटी गुड्स, इसको लेकर एक WTO में हमारे खिलाफ एक केस चल सकता है, नॉर्म्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जोन्स, और लास्ट में CII ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस शेयर किए हैं। तो ये सजेशंस क्या है इसको देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज़ को देखते हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो 22 जून का लेक्चर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट द डेट इज़ 24। तो जो पेंडिंग है 23 का और आज यानी कि 24 जून का लेक्चर जो है वो भी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। इफ़ पॉसिबल देन डेफिनेटली आज ही 23 और 24 को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। स्लॉट्स होते हैं तो अगर स्लॉट नहीं मिला मुझे तो फिर कल सुबह तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स। चाइनीज़ गुड्स के बारे में बात करें तो हमें पता है कि एक डिपेंडेंस रहा है भारत का, एक लंबे टाइम से चाइनीज़ गुड्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंस रहा है, और तभी तो ट्रेड सरप्लस जो है वो चाइना के फेवर में है। कुछ 50 बिलियन, लेटेस्ट जो आंकड़ा मुझे पढ़ने को मिला था वो था $53 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, तो चाइना हमें $53 बिलियन की चीज़ें ज़्यादा सेंड करता है, बेचता है। तो ये जो हमारा एक डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस को हम कम करना चाहते हैं। और ये डिपेंडेंस जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के स्कैनर में आई है, गवर्नमेंट के ध्यान में आई है, जैसे कि राउटिंग ऑफ चाइनीज़ गुड्स। इसमें क्या होता है कि भारत का लेट्स से सिंगापुर के साथ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, भारत का सिंगापुर के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और चाइना और सिंगापुर के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो चाइना क्या करेगा, ये सारा सामान जो है वो सिंगापुर में बेच देगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नया लेबलिंग पैकेजिंग होगा और यही सामान जो है वो फिर भारत को FTA के तहत सेंड किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कॉमन ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो क्या चाइना वहाँ से ये सारी चीज़ों को डंप कर रहा है? फिर इन्वर्जन इन ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये GST के लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट है, X नाम का प्रोडक्ट है। इस X प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 1, 2 और 3 स्टेज लगते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल है, फिर यहाँ से ये चीज़ दूसरी फैक्ट्री में गई, यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल ऐड हुआ, यहाँ का फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर गया, यहाँ पर आपने कुछ प्रोसेस की और फाइनल ये प्रोडक्ट जो है वो बन गया। तो लेट्स से कि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी 12% की है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर 12% GST लगाई जाएगी, लेकिन रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर 18%, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसके ऊपर लेट्स से 28% ड्यूटी लगाई गई है। तो ये हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कि फाइनल प्रोडक्ट की जो ड्यूटी है वो कम है, GST कम है, लेकिन रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लग रही है। तो ये भी एक चीज़ है, इन्वर्जन इन ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। ये कैसे होता है इसको समझा, मीन्स ये इसका चाइना के साथ क्या कनेक्शन है उसको देखेंगे। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्बिग्यूटीज इन ओरिजिन रूल्स। ओरिजिन रूल्स है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, जो मैंने आपको सिंगापुर वाला एग्जांपल दिया था, तो उसको बहुत इजी अगर बना दूँ तो लेट्स से कि एक कोई X नाम का प्रोडक्ट है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, सिंगापुर से भारत में इंपोर्ट किया जाता है। तो चाइना में ये प्रोडक्ट जो है 99% सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना में होती है, सिर्फ 1% जितनी चीज़ें सिंगापुर में होती हैं। तो एक्चुअली ये कहाँ पर पैदा हुआ? एक्चुअली ये चाइना में ही पैदा हुआ। हाँ, अगर चाइना से कोई रॉ मटेरियल यहाँ पर
सिंगापुर में भेजा जाता और उसके बाद 50% या फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई होती और उसके बाद ये हमारे देश में आता, तो हम समझ सकते हैं कि ये सिंगापुर का प्रोडक्ट है। तो ऐसे भी कुछ ओरिजिन के रूल्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, यानी कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो इसका भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो ख़ास करके नज़र में हैं साउथ एशिया के देश। साउथ एशिया के देशों की बात करें तो सार्क के देश जो हैं ये ध्यान में आएंगे, क्योंकि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साफ्ता। फिर आसियान के देश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आसियान के देश हैं, तो इसमें 10 कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मतलब है आसियान। फिर हमारा बायलैटरल पैक्ट हैं सिंगापुर के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, श्रीलंका के साथ। तो शायद चाइना इसका भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारत और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट है जो फ़िलहाल ऑपरेशनल है, इसका नाम है बैंकॉक एग्रीमेंट। इसको एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, बांग्लादेश है, लाओस है और श्रीलंका है। APTA जो है, मेरे ध्यान में 2 बार आया है ये, इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कशन की थी और मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। मुझे याद नहीं है कि हिंदू एनालिसिस में समझाया था या डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में, लेकिन ये जो APTA है इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होता है और इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आसियान और सार्क के बारे में जनरली स्पीकिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन APTA जो है उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक रिसर्च कर ले आप इसके ऊपर। 10 से 15 मिनट लगेंगे। कितने मेंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा देश, जो किन देशों ने मिलकर इसको ज्वाइन किया, कौन से ऐसे देश हैं जो बाद में ज्वाइन हुए अगर कोई हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लीजिएगा, राइट। और बैंकॉक एग्रीमेंट इसका एक ऑफिशियल फॉर्मल नाम है। तो भारत इन सारे अलग अलग देशों को स्कैनर के तहत लाएगा, इन सारे ग्रुप्स को लाएगा, ताकि देखा जाए कि चाइना से यहाँ पर डंपिंग तो नहीं हो रही है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एक डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो हम कम करना चाहते हैं। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पैदा करना चाहते हैं। ये आत्मनिर्भर प्लान के लिए भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज बनेगी तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, इज़न्ट इट। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्टील। तो कुछ स्टील की शीट्स जो हैं वो चाइना से आती है यहाँ पर, कुछ उसके ऊपर प्रोसेस होती है, फिर यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको बारीकी से देखा जाएगा, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना से हम क्या क्या चीज़ें मंगवाते हैं, तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से वहाँ पर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आयरन और कॉटन, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। फोकस एरियाज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट सैटरडे मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को कैसे हम इंक्रीज़ करें। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई, कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के लिए नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट फोकस्ड प्रोडक्शन हम कैसे कर सकें, इसके ऊपर डिस्कशन हुई। कैसे अलग अलग स्टेट्स के बीच में हेल्थी कंपटीशन हो सकती है, जिसकी वजह से एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट हो, स्टेट्स का इम्प्रूवमेंट हो, और जितने वो इम्प्रूव करेंगे उतना ही वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, या फिर इन जनरल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर नेबरिंग कंट्री के ऊपर यानी कि चाइना के ऊपर जो एक डिपेंडेंस है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन हुई। चाइना की कंपनीज जो हैं जो BSNL MTNL को क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, 4G का जो इक्विपमेंट 4G इक्विपमेंट्स जो प्रोवाइड कर रही है, और फ्यूचर में जो 5G इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें बंद करवा दी हैं सरकार ने। और ये ऑर्डर जो है वो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स के ऊपर भी लागू किया जा सकता है कि आप चाइना से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना ख़रीदें। सरकार ने एक प्रॉपर डिटेल्ड लिस्ट भी मंगवाया है कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। नॉन फिस्कल मेजर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो फिस्कल यानी कि
इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी, कम कर दी, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो क्वांटिटी के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगी प्रोडक्शन के ऊपर। फिर क्या हम चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, 24/7 रीजनेबल रेट पर पावर अवेलेबल हो, एनर्जी एक्सेस हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, पोर्ट में जो टर्न अराउंड टाइम है ये कम हो जाए तो इससे चीज़ें कितनी स्पीड अप हो सकती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन जनरल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर इंडस्ट्री जो हैं उन्होंने सरकार को ये बताया है कि लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉटलनेक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में थरो डिस्कशन हुई। आईसीटी गुड्स के बारे में बात करें, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो सामान है, इसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, फिर कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको लेकर एक विवाद चल रहा है। इसको लेकर डब्ल्यूटीओ में अब भारत के ऊपर एक पैनल, एक प्रकार की कोर्ट बिठाई जाए, एक पैनल बिठाई जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की है यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने। इससे पहले की जो रिक्वेस्ट थी, मीन्स भारत और बहुत सारे जो देश हैं, ये सारे देश जो इलेक्ट्रॉनिक इस प्रकार के आईसीटी प्रोडक्ट्स भारत में बेचते हैं, तो भारत ने इन चीज़ों के ऊपर, आईसीटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ इंक्रीज़ की है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ पहले भारत 10% कस्टम्स ड्यूटीज़ लगाता था, उसके बाद इसको 15% कर दिया, और लेटेस्ट जो राइज है वो है 20%। लेटेस्ट जो ड्यूटी लगाता है आईसीटी प्रोडक्ट के ऊपर भारत, वो है 20%। तो ये सारे देश जो है उनका कहना ये है कि भारत को जो छूट दी गई है, मीन्स 20% जितना आप नहीं लगा सकते। अगर आप 20% लगाएंगे तो फिर हम आपके देश में प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे। अगर हम बेचते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इसको लेकर एक लंबे टाइम से कंसल्टेशन की गई। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है डब्ल्यूटीओ में, अगर किसी मेंबर को या फिर मल्टीपल मेंबर्स को आपके साथ कोई इश्यू है तो फिर वो कंसल्टेशन की बात करेंगे कि आइए टेबल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर कंसल्टेशन फेल होता है तो फिर वो इस प्रकार की पैनल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईयू ने इससे पहले भी फरवरी 2020 में एक पैनल की रिक्वेस्ट की थी। आप एक बार पैनल की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो ऐसा भारत ने किया, लेकिन सेकंड टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब इसके भारत के ऊपर एक पैनल जो है वो बिठाई जाएगी। और भारत की आर्ग्यूमेंट क्या है, भारत का स्टैंड ये है कि 1996 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ, 1996 का जो ITA-1 हुआ, तो इस ITA-1 में ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप बता रहे हैं, जिसमें सेल फोन्स हैं, टेलीविज़न, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, टेलीविज़न कैमरास, डिजिटल कैमरास, वीडियो कैमरा, रिकॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें 1996 के इस एग्रीमेंट में कवर नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमने 20% इसके ऊपर ड्यूटी लगाई है। जो चीज़ें इस एग्रीमेंट में कवर होती हैं उनके ऊपर हमने ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्रीज नहीं की है। तो ये भारत का स्टैंड है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। नॉर्म्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जोन्स में बी ईज्ड टू वू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जोन्स क्रिएट किए जाएंगे। कुछ ऐसे 14 एम्प्लॉयमेंट जोन्स, मेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन्स क्रिएट करने की बात है। ऐसा चाइना में भी किया गया है। एक शेंजन जो उनका एरिया है, तो वहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन है। तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेबर लॉज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रखी जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप वहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें। नीति आयोग ने ऐसा प्रपोजल 2018 में रखा था, लेकिन उस टाइम पर स्टेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन अब शिपिंग मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि 14 ऐसे मेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट जोन्स हमारे देश में क्रिएट किए जा सकते हैं। हमारे कोस्टल स्टेट्स जो हैं वहाँ पर ऐसा अगर हम करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आने वाले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर जॉब्स भी मिल सकती हैं। देखते हैं कि अब इसको आगे कितना, मीन्स क्या इसका एक रूप होता है, क्या इसका एक शेप होता है। और लास्ट में एक ईजी टू अंडरस्टैंड सजेशंस आ रहे हैं फ्रॉम CII। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII ने ये सजेशन दिए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कि सबसे पहले तो जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको एक स्पेशल हैंड होल्डिंग, एक स्पेशल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए।
जो अप्रूवल हैं और इंस्पेक्शन है, इससे एग्जेम्पशन आने वाले 3 सालों के लिए किसी भी प्रकार के अप्रूवल या फिर किसी भी प्रकार के इंस्पेक्शन ना किए जाए एमएसएमई में। वे सारे इंस्पेक्शंस जो दुविधाएं पैदा करते हैं, जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे इंस्पेक्शंस जो हैं वो ना किए जाए फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और गंदा पानी अगर आप नदियों में ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करना है कि ऐसी डिलेइंग प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें आप हटा दीजिए जो मोस्ट नेसेसरी है एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ जुड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कोई एक्सपांशन करना है, कोई नया सेटअप करना है, तो उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, एक डिक्लेरेशन होगा कि हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो हैं उनको हम फॉलो करेंगे। फिर ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी ख़रीदना या फिर अगर आप एक पीस ऑफ लैंड है उसमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना अगर आपको है, तो बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो हैं, आज भी हैं। लोकल म्यूनसिपल लेवल पर चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, वहाँ पर जो वाटर कनेक्शन है वो लेना है, फिर जो जो आपका रेंट, प्रॉपर्टी रेंट है उसमें नाम बदलना, ये बहुत सारी चीज़ें, मीन्स वहाँ पर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो चेंज होगा, उसके बाद फिर से आपको सबमिशन करना है कि ये हमारा नया बिल आ गया है रेंट, प्रॉपर्टी रेंट का, अब इसके ऊपर से हमें वाटर कनेक्शन दीजिए। फिर ये वाटर कनेक्शन के डॉक्यूमेंट्स आपको उसी पर्टिकुलर ऑफिस में देने हैं अगर आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस जो हैं, क्या उसको हम और ज़्यादा इजी नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। आप म्यूनसिपल ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उनको लाइए, सिटी सर्वे में जो हैं उनको लाइए, तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, यहाँ से वहाँ जाना जो होता है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को आप एक जगह पर ला दीजिए, यहाँ पर उनकी मीटिंग करवा दीजिए और बेस्ट इजी प्रोसेस जो है वो कर दीजिए कि एक ही प्रॉपर्टी में आपको जो भी करना है तो उस प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर आप सारी चीज़ें ऑनलाइन, कि आपको वाटर कनेक्शन चाहिए, यस वी नीड इट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, हाँ चाहिए, कि आपको कोई चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें अगर एक जगह पर हो जाए, क्लिक से हो जाए और उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाए और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, तो ये प्रोसेस कितनी ईजी हो जाएगी, isn't it? तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। और एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे देश में काफ़ी ख़राब हैं, तो उसके लिए ज़्यादा कोर्ट्स, ज़्यादा जजेस वैकेंसीज़ जो फिलअप हैं वो करनी है और इसके साथ वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को हमें आगे बढ़ाना होगा। ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन आया है तो वर्चुअल प्रोसीडिंग को काफ़ी एक जोर मिला है, तो इसमें जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, लूपहोल्स हैं, इसको सॉल्व करके, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल करके जो पेंडिंग केसेस हैं उनको फटाफट हमें सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे तो डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।